Hello friends, Standard 12th Polymer chapter नंबर 15। हम जानना चाहते हैं कि पॉलीमर क्या है। हमारे रेगुलर लाइफ में आप कैसे क्या पॉलीमर यूज़ करते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं। तो पॉलीमर हमारी रेगुलर लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो हाउस होल्ड में यूज़ होता है, जैसे कि आप बोलोगे हाउस होल्ड में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो फर्नीचर में यूज़ होता है, क्लोथ्स में यूज़ होता है, फिर जनरली हमारे पैकेजिंग बैग्स में यूज़ होता है, फिर हमारे वेरियस छोटे बच्चों को खेलने के लिए टॉयज़ में यूज़ होता है, फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी यूज़ वेरियस पार्ट्स में यूज़ होता है, टायर्स में आप लोगों ने देखा होगा वल्केनाइज्ड टायर है, फिर वेरियस टाइप सील्स आते हैं, ऑयल सील्स आते हैं, गास्केट्स आते हैं, वायर के इंसुलेशन में भी यूज़ होता है, मशीन के पार्ट्स में भी यूज़ होता है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे वेरियस जगह पे वेरियस फील्ड्स के अंदर आप पॉलीमर यूज़ करते हैं। अब हमें क्वेश्चन होगा कि पॉलीमर आप यूज़ करते हैं तो पॉलीमर है क्या। हमारे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको पॉलीमर के बारे में ही पढ़ना है। तो पॉलीमर है क्या, तो जनरली अपने बात करने जा रहे हैं कि पॉलीमर जनरली दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली मीन्स मैनी और मोर, ऐसा बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। मर्स मीन्स यूनिट है, मोलिक्यूल्स या वन टाइप ऑफ पार्ट्स। तो डेफिनेशन में आपको पता चल रहा है मैनी यूनिट, मैनी मोलिक्यूल्स, मैनी पार्ट्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर्स बन जाएंगे। तो मैनी मोलिक्यूल्स को कंबाइन करने की प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, पॉलीमराइजेशन बोलोगे। यानी कि पॉलीमर जहाँ से बन रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम आप बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन। तो अब माइंड में क्वेश्चन होगा, सर हमारी रेगुलर लाइफ में पॉलीमर है तो पॉलीमर का आप जनरली दूसरा नाम भी ले सकते हो, बहुत सारे मोलिक्यूल्स है तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मैक्रो मोलिक्यूल्स बोल सकते हो। ऑलवेज याद रखना है, मैक्रो में भी देखो आपको पता चल रहा है कि मैक्रो मीन्स क्या होगा, तो वेरी बिगर साइज, बिग साइज वाले हो गए, वो जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी साइज़ बहुत ही बड़ी होगी, ऐसा सोच सकते हैं। मैक्रो जैसे माइक्रो होता है तो बहुत ही छोटा होता है, तो वैसे मैक्रो का मीनिंग वही होगा कि बहुत बड़ी साइज़ वाले एटम्स हो गया, मोलिक्यूल्स हो गए, उनके कॉम्बिनेशन से आपका कौन सा वर्ड बन रहा होगा, पॉलीमर बन रहा होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलीमर हमारी रेगुलर लाइफ में दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों कि ऑलवेज पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, पर हर एक मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर बनता नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, हर एक पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, पर हर एक मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर है नहीं है। तो हमें ये जानना है अब जरूरी है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, उनके बीच में ऐसा कौन सा बॉन्डिंग बनता होगा। तो याद रखना है उन सब के बीच में आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वो सारे के सारे मोस्ट ऑफली जो भी मोलिक्यूल्स हो गए वो कौन सा बॉन्ड से जुड़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड से सपोजली ए नाम का मोलिक्यूल्स है, वो दूसरे ए नाम के मोलिक्यूल्स के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, ऐसे एंड टाइम तक पूरी एक चेन जैसा लॉन्गेस्ट चेन पूरी बढ़ती जाती है। वैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है एक, और उसी मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप कौन सा नाम देते हो, पॉलीमर नाम देते हो। तो हमें ये जानना जरूरी है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स से या जो भी पॉलीमर है उनका मोलिकुलर मास कितना होगा। तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है, जो भी आप पॉलीमर ले रहे हो उनका मोलिकुलर मास बहुत ही हाई होता है, उनका मोलिकुलर मास बहुत ही हाई होता है। बहुत ही हाई यानी कि कितना, तो कि 10⁻³ से लेके 10⁻7 U तक, यानी कि 10⁻3 यानी कि 1000 से लेके करोड़ तक या 2 करोड़ तक, या उससे भी ज़्यादा भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, डिपेंड ऑन पॉलीमर।
तो अब आप सोचोगे सर एक पॉलीमर तो हमने बना दिया, इसका मोलिकुलर मास भी बना दिया है, तो उसकी डेफिनेशन जनरली आप कैसे लिख सकते हो? तो पॉलीमर की जनरली डेफिनेशन ही है कि उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो लार्ज नंबर ऑफ, वापस बोल रहा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, बट वो भी कौन से, तो कि स्ट्रक्चरल यूनिट, सेम स्ट्रक्चरल वाले यूनिट्स हो गए, वो क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, और उनके अंदर से आपको क्या बन सकता है, पॉलीमर बन सकता है। तो पॉलीमर सिंपल ये है कि लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन स्ट्रक्चरल यूनिट एन टाइम तक रिपीट होगी, तो उसका नाम आप कौन सा दोगे, पॉलीमर दे सकते हो, जिसके अंदर उसके हाई मोलिकुलर मास भी होगी, कितने, तो 10⁻³ से लेकर 10⁻7 तक। और इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो प्रोसेस का नाम आगे भी मैंने बताया हुआ था, उसका नाम क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। चलो फ्रेंड्स, अब आप देखते हैं कि वो एक आध पॉलीमर भी अपने समझते हैं, अपने बचपन में आई थिंक 10th में भी थोड़ा बहुत पॉलीथीन या वटेवर कुछ आ चुका है। तो हर एक बच्चे को पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप कौन सा नाम देते हो, इथिन नाम देते हैं, या जनरली उसको क्या बोलते हैं, इथिलीन बोलते हैं। तो इथिलीन के n मोलिक्यूल्स को आप कॉम्बिनेशन करोगे, उस प्रोसेस का नाम अभी वापस अपने दोहरा रहे, कौन सी प्रोसेस होगी, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी। उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसके डबल बॉन्ड n टाइम तक रिपीट होते रहेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ जुड़ता जाएगा तो क्या बनता जाएगा, CH2 n टाइम तक मोलिक्यूल्स रिपीट होते जाएंगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो, इथिन में से कौन सा बन चुका, तो पॉलीथीन बन चुका। कौन सा पॉलीमर बन चुका, पॉलीथीन। पॉलीथीन का जनरली अपने रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते हो, पॉलीथीन बैग्स में, उन सब में। तो आप देख सकते हो कि ऐसे बन रहा है, बट अब कैसे हो रहा है तो उसकी प्रोसेस भी अपने को देखनी ज़रूरी है। तो एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये छोटा सा एक मोलिक्यूल लिया है, इसको आप मोनोमर भी नाम दे सकते हो। ध्यान देना है, मोनोमर का मीनिंग क्या होगा, तो मोनो प्लस मर, मर का तो अभी मैंने आप लोगों को बताया पार्ट है या वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स है, बट जनरली मोनो का मीनिंग क्या होता है, तो मोनो मीन्स सिंगल। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, सिंगल पार्ट, सिंगल मोलिक्यूल, सिंगल यूनिट। तो एक इथीन का मोलिक्यूल लिया, वैसा ही वैसा आप दूसरा कौन सा ले रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा इथीन का यूनिट्स ले रहे हो। अब उन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हो, तो कंबाइन करोगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है और इनके बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों कार्बन हो गए, दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, तो देखने वाली बात है, CH2 दोनों जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन बच था वो अपने पास, तो क्या बन गया, तो दोनों जगह पे एक एक बॉन्ड बनने की कैपेसिटी हो जाएगी। वैसा ही वैसा दूसरा था तो कौन सा था, तो CH2 उसके भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, तो क्या बनेगा, तो कि CH2 बनेगा। इनके भी एक एक बॉन्ड बनने की कैपेसिटी और ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड नया क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह अपने दो मोनोमर, वापस बोल रहा हूँ, अपने दो मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ के एक छोटा सा डाइमर क्रिएट कर रहे हैं, और यही छोटा सा डाइमर आगे जाके CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, यानी कि तीसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्गेस्ट चेन अभी भी बना रहा है। तो CH2 वापस CH2। तो ऐसे एक मोलिक्यूल दूसरा मोलिक्यूल तीसरा मोलिक्यूल आएंगे, ट्राइमर बन चुके हैं, वैसे वैसे टेट्रामर। तो ऐसे आप सोच सकते हो, ऐसे आप सोच लो कि आपने n मोलिक्यूल्स लिए, तो n मोलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा, तो इथीन में से पॉलीथीन बनेगा। ऐसे n टाइम तक चलते रहेंगे, तो CH2 ऐसे n टाइम तक पूरी लॉन्गेस्ट चेन बढ़ती जाएगी। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, इथीन में से कौन सा बन जाएगा, पॉलीथीन। ऐसा आई थिंक आपके 10th में भी आ चुका है, बट अपने चैप्टर रिवाइज कर रहे थे तो वापस उसको बेसिक क्लियर कर दिया। तो दोस्तों अब हमें जानने पड़ेंगे वेरियस टर्म्स के बारे में। तो पहला नाम आएगा मोनोमर। तो मोनोमर है क्या, द सिंपल
यूनिट or molecule which is repeated many times in the polymer is known as monomer. तो सिंपल डेफिनेशन में मैं बता रहा हूँ, मैंने जो बोला है अभी समझा है आपको, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि सिंपल यूनिट या सिंपल मोलिक्यूल्स है जो मैनी टाइम्स रिपीट होते रहता है, यानी कि सिंगल मोलिक्यूल्स है। आप लोगों ने आगे के लेक्चर आगे में देखा थोड़ा बहुत पहले कि क्या देखा कि एक ही यूनिट है बार बार रिपीट हो रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो मोनोमर्स का मीनिंग वही हो रहा है। वैसे वैसे हमारे पास दूसरी एक डेफिनेशन भी हमें जाननी जरूरी है कि पॉलीमर क्या है या पॉलीमराइजेशन क्या है। तो मैं बोल देता हूँ पॉलीमराइजेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन भी अपने लिख देते कि मोनोमर जैसे ही सिंपल यूनिट्स या एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें, यानी कि सिंपल यूनिट्स और एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर with each other in large amount by covalent bond and form large molecule, large यानी कि ह्यूज टाइप मोलिक्यूल्स वो क्रिएट करेगी। तो दिस प्रोसेस is called polymerization. सिंपल डेफिनेशन है कि सिंपल यूनिट्स है या एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, उनको आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, तो कि लार्ज अमाउंट में, और कौन से बॉन्ड्स है, तो कोई कोवैलेंट बॉन्ड्स है। और वो क्या करेंगे, तो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल या बड़े से एक ह्यूज मॉलिक्यूल में क्या होगे, क्रिएट हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, पॉलीमराइजेशन। उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलोगे, तो उस मॉलिक्यूल्स को यहाँ तक आपकी डेफिनेशन लिखेंगे तो वो पॉलीमर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो सिंपल है, तो याद रहेगी। ओके, उसके अंदर आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, और एक और नाम कौन सा देखने को मिलेगा, तो रिपीटिंग यूनिट की बात चलेगी। तो रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो रिपीटिंग यूनिट को आप जनरली मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो या मोनोमर्स भी बोल सकते हो, पर सिंपल लैंग्वेज में अपने बात कर रहे हैं तो द यूनिट विच इज रिपीटेड several times in a huge molecule is called रिपीटिंग यूनिट। यानी कि सिंपल अभी मैंने जस्ट समझाया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहा हो n टाइम्स तक, और उसकी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो उसकी प्रोसेस के थ्रू मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो CH2 ऐसा मोलिक्यूल्स देखने को मिल रहा है। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये छोटा सा मोलिक्यूल है, सिंपल यूनिट है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, रिपीटिंग यूनिट बोलोगे। रिपीटिंग यूनिट जनरली आपको देखना हो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस ब्रैकेट के बीच में जो भी पार्ट है वो आपका रिपीटिंग यूनिट है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या वही जो मोनोमर की जो चीज़ होगी या जो मोनोमर होगा वही रिपीटिंग यूनिट में होगा ऑलमोस्ट। तो ये आपको याद रखना है।